Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the fourth poem from the book Honeycomb. The poem is called Chivy and we are going to read the poem first and then we are going to discuss the chapter. Okay, so let's read the poem first. The name is Chivy, okay, and by this picture, by this background picture, you might get an idea what the poem is about. Okay, let's look at the poem first. Grown-ups say things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. ठीक है, अब grown-ups क्या होते हैं? Grown-ups कौन होते हैं? जो बड़े लोग होते हैं, mature लोग जो होते हैं, जो adults होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बच्चे नहीं है, वो बड़े हो गए हैं, right? तो ऐसे लोग क्या कहते हैं grown-ups? किसी बच्चे से speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. ठीक है, speak up मतलब थोड़ा जोर से बोलो, राइट या फिर मत बोलो अपना जो माउथ फुल मतलब क्या है, जब तुम्हारा माउथ फुल है कुछ खाने की चीज से, लाइक यू आर ईटिंग समथिंग एंड योर माउथ इज फुल, दैट इज कॉल्ड अ माउथ फुल एंड यू शुड नॉट टॉक विद योर माउथ फुल, दैट इज नॉट कंसिडर्ड बेसिकली अ गुड मैनर. ओके, सो यू शुड नॉट टॉक विद योर माउथ फुल. डोंट स्टेयर, किसी चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ या कभी भी किसी भी की भी तरफ स्टेयर नहीं करना चाहिए, घूरना नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज इट सीम्स वेरी रूड. डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज. और हम कभी किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये आपने भी देखा होगा, राइट, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन विद योर मॉम और विद योर डैड एंड यू आर पॉइंटिंग समवन आउट, दे विल से डोंट पॉइंट देम आउट, राइट, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड रूड. अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उन्होंने देख लिया कि आप उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड रूड. तो ऑफ कोर्स ग्रोन अप्स ये चीज़ों के लिए मना करते हैं. डोंट पिक योर नोज, बेसिकली डोंट पुट योर फिंगर इन योर नोज बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड वेरी बैड, राइट. तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए ग्रोन अप्स जो है वो बच्चों को मना करते हैं. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट. ठीक है, सिट अप, से प्लीज, ठीक है, खड़े हो जाओ, प्लीज बोलो, और लेस नॉइज, कम शोर करो, थोड़ा सा बातें कम करो, बेसिकली धीरे बोलो, राइट. शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हो. बहुत सी चीज़ें होती है जो बच्चों का मन नहीं होता है करने का, बट ग्रोन अप्स उनको कहते हैं, उनको रिमाइंड कराते रहते हैं वो चीज़ें करने के लिए. जैसे कि बहुत बार मम्मी कहती है रूम से बाहर निकल रहे हो तो लाइट बंद करो, डोर क्लोज किया करो, ये सब चीज़ें, राइट. एंड डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंग. डोंट ड्रैग योर फीट का मतलब क्या होता है, मतलब कि पैर को सिरकाते सिरकाते नहीं चलो, राइट, अच्छे से चलो, राइट. इफ यू आर वॉकिंग वेरी लेजिली, इफ यू आर ड्रैगिंग योर फीट, तो वो साउंड क्रिएट होता है विच इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी नाइस. सो इट्स सेड कि इस तरीके से मत चला करो. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास एक हैंकी नहीं है. टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड क्वाइट disrespectful. If you are standing in front of some elders and you have your hands in your pockets, that's not a good etiquette, right. तो मतलब उसके लिए भी हम मना करते हैं बच्चों को कि उन्हें दूसरों के सामने, बड़ों के सामने अपने पॉकेट्स में हैंड डाल के नहीं खड़े होना चाहिए. पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, ठीक है, सॉक्स तुम्हारे नीचे लटक रहे हैं, उनको पुल अप करो, मतलब कि दे शुड बी प्रिम एंड प्रॉपर, राइट. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो. से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल. ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, मतलब ये पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ. Say thank you, of course that is a very important lesson our parents teach us, right, that you have to say thank you, but sometimes it turns into nagging. वो हमेशा ही रिमाइंड करवाते रहते हैं. तो डोंट इंटरप्ट, उनको इंटरप्ट मत करो, कभी भी बड़े बात कर रहे हैं, यू शुड नॉट इंटरप्ट देम. तो ग्रोन अप्स ये भी कहते रहते हैं. नो वन थिंक्स यू आर फनी, ठीक है, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम फनी हो, मतलब कि बेसिकली व्हेन यू क्रैक अ जोक and your parents are not happy with it, they don't allow you to make that joke. Basically they think it's not, you are not being funny, you are just being very idiotic and it's not a good joke. Okay, and take your elbows off the table, मतलब कि आप टेबल पे ऐसे elbows को रख के बैठे हो, that is also not very nice. And all of these nagging things, can't you make your own mind up about anything? So last में एक end में दो जो lines है उनमें poet कह रहा है, जो कि वही जैसे कि हमने पोएम जो पढ़ी थी एक तरीके से रेबल पोएम थी, राइट, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा वो इसी तरीके से कह रहा है कि मुझे मतलब एल्बोज रखने के लिए मना करते हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए बिल्कुल ना कर देते हैं. तो क्या है इस तरीके से कि वो कह रहा है कि कुछ तो अपना माइंड मेकअप कर लो कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, राइट.
कभी उससे कहा जा रहा है यू शुड स्पीक अप, कभी कोई कह रहा है डोंट मेक टू मच नॉइज, राइट। तो इस तरीके से बच्चा कंफ्यूज है और उसको लगता है कि उसको सिर्फ नैगिंग ही करवानी है, मतलब उसके पेरेंट्स बस उससे किसी भी तरीके से खुश नहीं हो सकते हैं। दे आर जस्ट ऑलवेज गोइंग टू टॉन्ट हिम, नैग हिम अबाउट एवरीथिंग। और इसी तरीके से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोम है, ठीक है, कि एक बच्चे को किस तरीके का फील होता है जब बार बार कोई उससे हर एक चीज़ पे कोई ना कोई उसको टोकता रहता है, राइट, उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ को। वट एवर ही डज, वट एवर शी डज इज रॉन्ग और इज रूड इन सम वे, ठीक है। इसी तरीके की पोएम है। अब हम इसका स्टैंजा के अकॉर्डिंग एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम का, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा जो है, The poet complains that the elders nag the children by asking them to speak, not to talk when they have food in their mouth, not to stare, not to point finger at someone, not to put their finger in the nostril. The poet has suffered from a lot of nagging by his mother. So what is this? First stanza में हमने देखा है कहाँ तक जाते हैं, don't pick your nose, right, उस लाइन तक है फर्स्ट stanza। तो poet क्या है, कंप्लेन कर रहा है एक तरीके से पूरे पोम में, राइट। क्या कंप्लेन है कि बहुत से एल्डर्स होते हैं जो कि नैग करने का मतलब क्या होता है, बात बात पे टोकना किसी को, राइट। तो बच्चों को इसी तरीके से बात पे टोकते हैं बाय आस्किंग देम टू स्पीक, कि थोड़ा बोल रहे हो तो जोर से बोलो, नॉट टू टॉक व्हेन दे हैव फूड इन देयर माउथ, या फिर नहीं बोलो जब तुम्हारे माउथ में फूड है थोड़ा सा, नॉट टू स्टेयर, किसी की तरफ ज़्यादा देर घूरो नहीं, नॉट टू पॉइंट फिंगर एट समवन, किसी की तरफ फिंगर करके बात नहीं करनी है, फिंगर करके किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, नॉट टू पुट फिंगर्स इन द नॉस्ट्रल, और अपनी नाक में उंगली भी नहीं डालनी है। द पोइट हैज सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ नैगिंग फ्रॉम हिज मदर, और ऑफ कोर्स यहाँ पे पोइट को किससे सुनने को मिल रहा है ये सब, उसकी मदर से। ऑब्वियसली हमारी मदर ही होती है जो हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है लाइफ में, राइट। बचपन में जो भी चीज़ें सिखानी होती है वो मदर को ही सिखानी होती है, और बच्चों को नेचुरली वो एक चीज़ वो क्या लगती है, अनोइंग लगती है कि मम्मी बात पे क्यों इतना डांट रही है, व्हेन इट्स हर जॉब टू टीच यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा, व्हाट डज इट से, द पोइट एड्स अ फ्यू मोर इंस्टेंसेस ऑफ नैगिंग, ठीक है। अब वो कुछ और ऐसे इंस्टेंसेस, मतलब कि ऐसे मौके जब रहे हैं जब उसकी मम्मी ने फिर उसको नैग किया है, कौन से। द पेरेंट्स ऑर्डर चिल्ड्रन टू सिट अप, टू से प्लीज while talking to someone, ठीक है। वो उनको कहते हैं कि खड़े होकर बात किया करो किसी से, या फिर किसी से बात कर रहे हो तो प्लीज कहा करो, नॉट टू मेक नॉइस, शोर नहीं मचाया करो, ज़्यादा जोर से नहीं बोला करो, टू क्लोज द डोर व्हेन दिस पास थ्रू इट, दरवाजे से बाहर निकलते टाइम पे उसको बंद कर दिया करो, एंड नॉट टू ड्रैग देयर फीट वाइल वॉकिंग, और जब चलते हैं वाइल वॉकिंग, नॉट टू ड्रैग हिज फीट, बेसिकली वो उसके पैर वो घसीटते ना चले। The mother asks him that he does not have a hanky to use, and she also asks him to take his hands out of his pocket. And also, what other instances are there? Like she asks him, "Don't you have a hanky?" Right? Basically, a child should always have a hanky if there is ever a need of this something, right? तो वो उसकी मदर उसको इसमें भी क्यों कह रही है कि तुम्हारे पास हैंकी भी नहीं है क्या? और कभी वो पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़ा हुआ है बड़ों के सामने, दैट्स नॉट वेरी नाइस। तो उसको वो कहा जा रहा है कि नहीं तुम अपने पॉकेट से हाथ निकालो। तो सेकंड स्टैंजा में ये सब हुआ है। थर्ड स्टैंजा में क्या है, ठीक है, द पोएट इज सो अपसेट ऑफ द कॉन्स्टेंट नैगिंग व्हेन हिज मदर आस्क्स हिम टू पुल अप हिज सॉक्स, to stand straight, to say thank you to others, not to interrupt others when they are talking, and she says that he is not considered to be funny and that he should not keep his elbows on the table, ठीक है। तो पोइट क्या है, अब थर्ड स्टैंजा में भी वो और चीज़ें बता रहा है कि किन किन चीज़ों से वो अपसेट है, ठीक है। उसको कहा जाता है कि वो अपने सॉक्स अच्छे से स्ट्रेट करके ऊपर कर ले बढ़िया अच्छे से, राइट। देन टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहे, टू से थैंक यू टू अदर्स, बाकियों से जब भी बात करते हो या कुछ भी वो हेल्प करते हैं तो थैंक यू बोलो उनसे। नॉट टू इंटरप्ट अदर्स व्हेन दे आर टॉकिंग, बाकी जब कोई बात कर रहा है तो उनको बीच में दखल नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है। Then and she says that he is not considered to be funny and that he should not keep his elbow on the table. He is not considered to be funny मतलब कि कभी भी वो मे भी हो सकता है जब कोई बड़े सीरियस बात कर रहे हो और वो बीच में जोक्स क्रैक कर रहा हो पोएट, तो उसकी मदर उसको कह रही है यू आर नॉट दैट फनी, स्टॉप जोकिंग। तो उस तरीके से उसको लगता है कि वाई इज शी ऑलवेज नैगिंग मी लाइक दिस, राइट। और उसके अलावा और उसको क्या कहा जाता है कि तुम अपनी टेबल से भी एल्बोज ऐसे मत रखा करो, बेसिकली द डाइनिंग टेबल और हिज स्टडी टेबल, वॉट एवर टेबल वी आर टॉकिंग अबाउट, उस पर ऐसे एल्बोज रख के मत बैठो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में उसको सुनने को मिलता है पोइट को उसकी मदर से, और मे बी फ्रॉम हिज फादर एज वेल, ओके।
Finally, she nags him by saying that he cannot decide about anything and that he is always confused. ठीक है, और फिर वो उसको nag करती है कि तुम कभी भी कोई चीज़ ठीक से क्यों नहीं कर सकते हो, right? वो उसको पूरी पोएम के थ्रू आउट जो है पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है कि his mother is always nagging him about everything. Okay, so this is a very simple poem, बहुत ही आसान सी है समझने के लिए, वर्ड्स कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं वैसे, ठीक है, और मीनिंग भी काफ़ी ईजी है. लेट्स लुक एट द वर्ड मीनिंग्स. कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, तो लेट्स लुक एट द वर्ड मीनिंग्स. ओके, चिवी, basically yes, that is the title of the poem. What does the word even mean, right? Chivi means to urge someone to do something. ठीक है, किसी को अर्ज करना मतलब कि किसी को थोड़ा सा बोलना कि कुछ करने के लिए. तो यहाँ पे देखा जाए तो उसकी मदर उसको नैग किए जा रही है, उसको बार बार कुछ ना कुछ करने के लिए बोलती रहती है, ऑर्डर करती रहती है, राइट? तो दैट इज द वर्ड चिवी. ओके, देन वी हैव ग्रोन अप्स. ग्रोन अप्स है मैच्योर पीपल जो कि बड़े हो चुके हैं, ठीक है. स्टेयर, स्टेयर मीन्स गेज. गेज मतलब किसी भी चीज़ की तरफ ज़्यादा देर तक देखना, देखते रहना, राइट? जिसको हम कहते हैं घूरना भी बोलते हैं हम, ठीक है. देन वी हैव ड्रैग, टू पुल. ड्रैग मतलब कि घसीटना, किसी चीज़ को खींचना, राइट? बट खींचना इन द सेंस घसीटते हो, ज़बरदस्ती खींचना किसी चीज़ को. देन वी हैव इंटरप्ट. इंटरप्ट मीन्स टू डिस्टर्ब समवन. ओके, बेसिकली कोई बात कर रहा है या कोई कुछ भी काम चल रहा है और हम बीच में मान लो दखल दे रहे हैं, तो वी आर, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इंटरप्टिंग दैट. ठीक है, so these are the word meanings. Now let's look at the important questions of the chapter. Okay, so we are going to do the question number 2 and question number 3, because the question number 1 and question number 4 are discussion based questions. They are also opinion based questions, so you'll have to, you know, do them by yourself. You'll have to think, make up an opinion on them and answer these questions. They are not going to come into exams. We are going to do the questions that might occur in your exams. Okay, the question number 2 is, the last 2 lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? Okay, तो last 2 lines जो है poem की, उनके बारे में है question, ठीक है, कि कैसे लग रही है वो, prohibitions या instructions नहीं लग रहे हैं. ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कुछ करने को कह रही है या कुछ करने से मना कर रही है, right? What is she trying to say in that, in the last 2 lines? The last 2 lines of the poem are not prohibitions or instructions. Instead, the last 2 lines are pose and irony. Okay, एक irony मिल रही है हमें. irony हमने अपने last chapter में भी पढ़ी है, Cop and the Anthem में, if you remember what irony is. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. In these lines, the adult asks the children to take independent decisions. Right? Yes, the poet suggests that this is unreasonable because at all times the grown-ups expect children to listen and follow the instructions of adults blindly, and suddenly they want them to take their decisions. तो irony क्या होती है, हमने last time भी पढ़ा है, right? Expecting something to happen and then getting it, but after a very, you know, twisted result, right? देखा जाए तो यहाँ पे throughout the poem उसकी mother उसको nag कर रही है, order around कर रही है, कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ ना करने के लिए, right? पर लास्ट की 2 लाइन्स में क्या कह रही है? Can't you make up your mind about anything? राइट, तुम खुद कुछ क्यों नहीं कर सकते सोच के. बट देखा जाए, इफ यू आर गोइंग टू, यू नो, ऑर्डर अराउंड योर चाइल्ड ऑल द टाइम, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू मेक देयर ओन डिसीजन, राइट? कैसे बच्चा खुद कुछ डिसाइड करेगा अगर आप उसको पूरे टाइम बोलते ही रहोगे या डांटते ही रहोगे या किसी भी चीज़ के लिए प्रोहिबिट करते रहोगे? देन दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू टेक देयर ओन डिसीजंस, राइट? सो दैट इज द लास्ट 2 लाइन्स, व्हाट दे मीन. Basically, the poet is trying to convey how ironic these lines are, right? That the mother is ordering around the child all the time, but then later on at the final line, she asks the child to make their own mind, right? Okay, so next question is, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public, right? All of these things that might be considered nagging from the child are also important lessons to learn in life, right? हमें मदर ही सिखाती है हमारी बचपन से, right? प्लीज़ कहना, to say thank you, or to, you know, not do something rude in public when we are talking to other people, right? So all of these things, they might seem like they are nagging, but they are also important things to learn in life. Let's look at the answer. I think the grown-ups say the kind of things mentioned in the poem in order to teach children decent and proper ways of doing things. Yes, it is important that adults teach children good manners and how to behave in public because they have experienced and learned these things. But sometimes adults become so strict with children that they lose their innocence and playfulness. Okay, so this is a very good point, right? Adults should be teaching
children all of these things, all of these manners, all of these etiquettes, right? Children should know. How else are they going to learn, right? But sometimes adults are too strict. Sometimes parents are too strict with their children in learning these things, and they are not forgiving at all, right? They don't forgive the child for doing this stuff, and then the children might lose their innocence and playfulness, right? अगर किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए डांटा जाएगा या टोका जाएगा या फिर मना किया जाएगा, after a point the child will lose their spirit to do that thing, right? उसका बच्चे का कभी भी कुछ गलत इंटेंशन नहीं होता है, he is just having fun, right? But if he feels that his parents are not reacting in a very, supportive way, he might stop, doing that, but in the way he might, lose his innocence and playfulness as well. So there's a balance that needs to be had, right? एक balance हमें create करना चाहिए adults को और बच्चों को, कि बच्चे भी ठीक से चीज़ें सीखें जो उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं, जो उनके टीचर्स उनको सिखा रहे हैं, और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सोच समझ के एक बैलेंस में ही बच्चों को बोलना चाहिए that of course it's important to teach good manners and etiquettes, but not to be too harsh with children because they are still young, they are still babies, and to keep their feelings in mind. Okay, so that is the chapter, that is the poem Chivi, and I hope you understood the poem well, and you'll be able to solve all the questions and understood the meaning of the chapter. Okay, so I'll see you in the next class. Till then, goodbye.